हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ग्रामर। पिछले दो वीडियो से हम बात कर रहे हैं प्रोनाउंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करेक्ट यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? ये वर्ड किस वर्ड से बना होगा? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का अर्थ होता है बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग दिखाने के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वे प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग मतलब बांटने के लिए यूज़ होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच, ईदर, नीदर, इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू नोट। द फर्स्ट पॉइंट इज़, जब ईच, ईदर और नीदर का यूज़ सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ईच, ईदर या नीदर इनमें से कोई भी आता है और वो सिंगुलर नाउन के पहले आता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहते बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए जानते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स का हम डिफरेंस किसी सेंटेंस के माध्यम से ही कर सकते हैं, वैसे ही तो दोनों सेम ही होते हैं। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से इनका डिफरेंस देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पहला सेंटेंस है, ईच ऑफ द बॉयज़ वन अ प्राइज़। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में पहला सेंटेंस है, ईच बॉय वन अ प्राइज़। दोनों का अर्थ होता है प्रत्येक लड़के ने एक पुरस्कार जीता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देख सकते हैं ईच जो है किसी सिंगुलर नाउन के पहले नहीं आया है, तो यहाँ पे ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आप देखिए ईच के बाद बॉय आया है, बॉय जो कि एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे जो ईच है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। मैंने पहली बात आपको यही बताई थी कि जब ईच, ईदर और नीदर का यूज़ सिंगुलर नाउन के पहले होता है तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, नीदर ऑफ द चार्जेस इज जस्ट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ये सेंटेंस था और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का सेंटेंस है, नीदर स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आप यहाँ पे भी वही डिफरेंस कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में किसी सिंगुलर नाउन के पहले नीदर आया है, इसमें सिंगुलर नाउन स्टेटमेंट है उसके पहले नीदर आया है, तो यहाँ पे नीदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। जबकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देखिए नीदर के बाद ऑफ द चार्जेस आया है, तो यहाँ पे नीदर जो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। इसी तरह तीसरा सेंटेंस आप देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ईदर ऑफ यू कैन स्टे। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ईदर रोड लीड्स टू द स्टेशन। यहाँ पे रोड जो है सिंगुलर नाउन है उसके पहले ईदर आया है, तो यहाँ पे ईदर जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला ये है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का यूज़ होता है। अगर किसी सेंटेंस में ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है तो उस प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल जो द होता है उसका यूज़ होता है। तीसरा नोट करने वाली बात यह है कि ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन पुरुष के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, महिला के लिए सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, वस्तु के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल नाउन्स में दे, देम, दियर, दियर्स, देमसेल्व्स का। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन ये सब आते हैं तो उसमें जो सिंगुलर जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होता है। अगर पुरुष आता है तो उसके लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ में से कोई आता है। महिला होती है तो उसके लिए सी, हर, हर्स, हरसेल्फ में से कोई आता है। और वस्तु होती है तो उसके लिए इट, इट्स, इटसेल्फ के लिए आता है, ना कि प्लूरल नाउन। मतलब इसमें
प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी जो नोट करने वाली बात थी कि ईच ऑफ के बाद प्रयुक्त प्लूरल नाउन के पहले द का यूज होता है, तो उसका एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन बुक। यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन आया है वो बॉयज़ है, उसके पहले देखिए आर्टिकल द आई है। अगर वो आर्टिकल द नहीं आती तो वो सेंटेंस गलत हो जाता। और तीसरी नोट करने वाली बात क्या थी कि ईच, ईदर, नीदर, एनी, एनीवन, नन के लिए सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है अकॉर्डिंग टू जेंडर। मतलब पुरुष के लिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, महिला के लिए सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, और वस्तु के लिए इट, इट्स, इटसेल्फ, उनमें से कोई आता है। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस था ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ओन बुक। अब यहाँ पे देखिए ईच ऑफ के बाद जो नाउन आया है बॉयज, उसके पहले आर्टिकल द आई है, यहाँ पे तो ठीक है। आगे देखिए हैज़ देयर ओन बुक, इस सेंटेंस में ईच आया है तो उसके लिए जो प्रोनाउन आता है वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो देयर है वो दे का जेनेटिव केस है और दे जो होता है वो प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन बुक। यहाँ पे बॉयज़ आया है, अब बॉयज़ जो है मैस्कुलिन जेंडर होता है, मैस्कुलिन जेंडर में सिंगुलर के लिए प्रोनाउन क्या होता है, ही का जेनेटिव केस क्या होता है, हिज। तो यहाँ पे जब हिज लगा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ देयर आर सम रूल्स ऑन हाउ टू यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। द फर्स्ट रूल इज़ ईच, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रत्येक, का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। मतलब ईच का प्रयोग किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। दो छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था, यहाँ पे दो के लिए यूज़ हुआ है। इसी तरह ईच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, यहाँ पे तीन छात्रों के लिए यूज़ हुआ है, तीनों छात्रों में से प्रत्येक ईमानदार था। दूसरा रूल है ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, ना कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ईदर आता है तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो ईदर आया है वो दो में से कोई एक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए आया है, ना कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज़ रेड। यहाँ पे इस सेंटेंस का अर्थ हुआ इन दो कलमों में से कोई एक लाल है। इस सेंटेंस में दो कलम की बात हुई है तो ये सेंटेंस सही हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ दीज थ्री पेन्स इज़ रेड। यहाँ पे तीन पेन की बात हो रही है तो ये सेंटेंस सरासर गलत होगा, क्योंकि रूल कहता है कि ईदर का प्रयोग दो में से कोई एक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ना कि दो से अधिक। यहाँ पे तीन पेन्स की बात हो रही है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, लेकिन दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या एनीवन का प्रयोग होता है, ना कि ईदर का। तो यहाँ पे हमने तीन पेन्स की बात की थी, वहाँ पे ईदर लगाया था, ईदर की जगह पे हम एनी या एनीवन का प्रयोग कर सकते हैं, ईदर का प्रयोग नहीं कर सकते। नोट में यही है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक के लिए अर्थ में एनी या एनीवन का प्रयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बॉट ईदर ऑफ द फोर पेन्स। यहाँ पे चार कलम की बात हुई है और इस सेंटेंस में ईदर का प्रयोग हुआ है तो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि ईदर का प्रयोग हमेशा दो चीज़ों या व्यक्तियों के लिए होता है। पर इस सेंटेंस में चार कलम की बात हुई है तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ बॉट एनी और एनी वन ऑफ द फोर पेन्स, ये सेंटेंस सही होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, ईदर ऑफ दीज थ्री गर्ल्स कैन डू दिस सम। इस सेंटेंस में ईदर का प्रयोग हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस में तीन लड़कियों की बात हो रही है तो ईदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, तो ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, एनी और एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स कैन डू दिस सम। इसका रिज़ल्ट ये निकला कि अगर किसी सेंटेंस में दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो हम उस सेंटेंस में ईदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और अगर दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई एक की बात हो
तो वहाँ पे एनी या एनीवन का प्रयोग करते हैं, ना कि ईदर का। तो चलिए देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ना कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। हमें पता है नीदर जो है वो ईदर का अपोजिट होता है। ईदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, और नीदर का अर्थ होता है दो में से कोई भी नहीं। अगर किसी सेंटेंस में दो में से कोई भी नहीं का अर्थ आता है तो और उस सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है, तो उस सेंटेंस में हम नीदर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज़ एक्टिव। यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम नीदर का यूज़ किए। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ दोनों लड़कियों में से कोई भी नहीं एक्टिव है। एक्टिव मतलब फुर्तीली। अगर इस नीदर के जगह पे हम नन लगा देते तो ये सेंटेंस गलत हो जाता, क्योंकि जब हम दो लड़कियों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे नीदर का प्रयोग होगा। नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। पर यही नोट में यही मैंने लिखा है कि दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग होता है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में ये अर्थ आता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं, तो वहाँ पे नीदर नहीं लगाते बल्कि नन का प्रयोग करते हैं। इसमें दूसरी नोट करने वाली बात यह है कि ईदर और नन का प्रयोग एक दूसरे के बदले नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द 5 पेन्स आर माइन। इस सेंटेंस में 5 कलम की बात हो रही है, और हमें पता है कि नीदर जो है वो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बारे में जब बात हो तो वहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे 5 पेन की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर हमें इस सेंटेंस को सही करना है तो नीदर की जगह पे नन लगाएंगे, क्योंकि हम नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में करते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या हो रहा है कि पांचों कलम में से कोई भी नहीं मेरी है। तो यहाँ पे नीदर के जगह पे जब हम नन लगा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, नन ऑफ द 5 पेन्स आर माइन। चौथा रूल क्या कहता है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है। जब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की डेफिनीशन बता रहा था तो वहाँ पे 3 पॉइंट थे नोट करने वाले। उसमें से एक पॉइंट ये था कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ अगर किसी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो हमेशा प्लूरल में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ द बॉय हैज़ ए नोटबुक। रूल कहता है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में होना चाहिए। पर इस सेंटेंस में देखिए ईच ऑफ आया है और उसके बाद जो नाउन आया है बॉय वो सिंगुलर में है। रूल के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, जब हम बॉय का प्लूरल बना देंगे। बॉय का प्लूरल होता है बॉयज़। अगर बॉय को बॉयज़ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, और सही सेंटेंस हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। इसी तरह ईदर का प्रयोग देखिए, ईदर ऑफ मी कैन डू इट। इस सेंटेंस में ईदर ऑफ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो प्रोनाउन आया है, पर्सनल प्रोनाउन जो आया है मी, वो सिंगुलर का है। आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या होगा, जब हम आई का प्लूरल बना देंगे और उसका ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। तो आई का प्लूरल होता है वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। अगर हम मी को अस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा ईदर ऑफ अस कैन डू इट। इसी तरह नीदर ऑफ का यूज़ देखिए, नीदर ऑफ द गर्ल इज़ गिल्टी। इस सेंटेंस में नीदर ऑफ का प्रयोग हुआ है। उसके बाद जो नाउन आया है गर्ल वो सिंगुलर में है। रूल के हिसाब से जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल में होना चाहिए, तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस तब हो जाएगा जब हम गर्ल का प्लूरल बना देंगे, और गर्ल्स का प्लूरल होता है गर्ल्स। अगर हम गर्ल को गर्ल्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा नीदर ऑफ द गर्ल्स इज़ गिल्टी। पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल कहता है कि
यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। अगर किसी सेंटेंस में ईच का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो तो उस ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। मतलब एग्जाम्पल में देखिए, वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। रूल कहता है कि जो ईच का प्रयोग होगा जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो ईच का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होना चाहिए। पर इस सेंटेंस में देखिए, वी हैव ईच, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो है हैव, तो ईच का प्रयोग जो होगा हैव के पहले होना चाहिए। पर इस सेंटेंस में ईच का प्रयोग हैव के बाद हुआ है तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस हो जाएगा, वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। रूल 6 क्या कहता है? छठा रूल कहता है कि यदि मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में हो तो ईच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आती है तो जो ईच का प्रयोग होगा वो उस मेन वर्ब के पहले होगा। आप रूल 5 और रूल 6 को कंबाइन करके ये बोल सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो उसका प्रयोग होता है और अगर ईच जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है तो उस ईच को हम ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के पहले यूज़ करेंगे, ना कि उसके बाद। तो छठा रूल ये कहता है कि यदि मेन वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में हो तो ईच का प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ट्राइड ईच आवर बेस्ट टू विन द मैच। इस सेंटेंस में मेन वर्ब ट्राई है और ईच जो है ट्राई के बाद आया है तो सेंटेंस गलत हो गया। रूल के हिसाब से ईच जो होगा मेन वर्ब के पहले आना चाहिए। जब हम ईच को ट्राइड के पहले लगा देंगे तभी सेंटेंस सही होगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा, वी ईच ट्राइड आवर बेस्ट to win the match. I hope you understand what I want to say. तो चलिए देखते हैं सातवां रूल क्या कहता है। सातवां रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आया है और उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज आता है तो जो ईच का प्रयोग होगा उस ऑब्जेक्ट के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव ईच देम सम मनी। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देम है और ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज आया है सम मनी, तो रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट देम जो है उसके पहले हो गया है तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही सेंटेंस हो जाएगा, आई गेव देम ईच सम मनी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी सेंट ईच अस अ गिफ्ट। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है अस है, उस ऑब्जेक्ट के बाद जो फ्रेज आया है अ गिफ्ट, तो इस सेंटेंस में जो ईच है उसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। पर ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट अस के पहले हुआ है तो सेंटेंस गलत हो गया। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी सेंट अस ईच अ गिफ्ट। रूल 8 क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का प्रयोग नहीं हो तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होता। ऊपर वाले का रूल ये था कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद फ्रेज का यूज़ होता है तो ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद होगा। और रूल 8 क्या कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी फ्रेज का प्रयोग ना हो तो जो ईच का प्रयोग होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद नहीं होगा बल्कि उसके पहले होगा, ऑफ के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स देम ईच। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देम है, उसके बाद कोई भी फ्रेज नहीं है और मैंने यहाँ पे देम के बाद ईच का प्रयोग किया है तो रूल के हिसाब से ये प्रयोग गलत हो गया। तो सही प्रयोग क्या होगा, ही लाइक्स ईच ऑफ देम। मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आता है और उस ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज नहीं आता तो हम ईच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद नहीं करते बल्कि ईच का प्रयोग ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट
मतलब ईच प्लस आप प्लस ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में किया। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देम था और उसके बाद कोई भी फ्रेज नहीं आया, तो मैंने क्या किया, ईच और देम को कंबाइन किया ऑफ के सहारे और सेंटेंस हो गया ही लाइक्स ईच ऑफ देम। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, द पब्लिशर ऑलवेज इनकरेजेस अस ईच। इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है वो अस है, उसके बाद कोई भी फ्रेज नहीं आया है और अस के बाद ईच का प्रयोग हुआ है, तो रूल के हिसाब से ये प्रयोग गलत हो गया। तो हमें क्या करना होगा, इस सेंटेंस को सही करने के लिए ईच और अस को ऑफ के सहारे जोड़ेंगे, मतलब ईच ऑफ अस ईच की जगह पे जब हम ईच ऑफ अस लगा देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा द पब्लिशर ऑलवेज इनकरेजेस ईच ऑफ अस। रूल 9 यह कहता है कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अगर किसी सेंटेंस में बोथ आता है तो हमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस सेंटेंस में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। यहाँ पे 2 स्टूडेंट की बात हो रही है और हमने लगाया है ऑल, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब 2 स्टूडेंट की बात हो तो हम बोथ लगाएंगे, तो सही सेंटेंस हो जाएगा बोथ ऑफ द 2 स्टूडेंट्स आर केयरलेस। 10वां रूल कहता है कि ऑल का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। मैंने ऊपर ऑल का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया था, वो सेंटेंस गलत हो गया था। रूल ये कहता है कि ऑल का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। इस सेंटेंस में 5 लड़कियों की बात हो रही है और मैंने बोथ लगाया है। हमने रूल 9 पढ़ा है कि बोथ का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तो बोथ नहीं बल्कि ऑल का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हमको बोथ को ऑल से रिप्लेस करना होगा, तो सही सेंटेंस हो जाएगा ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। रूल 11 क्या कहता है? रूल 11 कहता है कि एवरीवन का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, ना कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। हमने पहला रूल पढ़ा था कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, लेकिन एवरीवन जो होता है उसका प्रयोग हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होगा, ना कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। ये एक पॉइंट नोट करने वाला है। आप अक्सर ईच और एवरी का प्रयोग देखते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन एवरी का प्रयोग हमेशा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होना चाहिए, ना कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन ऑफ द 2 बॉयज़ केम हेयर। इस सेंटेंस में 2 लड़कों की बात हुई है और मैंने लगाया है एवरीवन, तो सरासर सेंटेंस गलत हो जाएगा। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो तभी एवरीवन लगाना चाहिए। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, एवरीवन ऑफ द 5 बॉयज़ केम हेयर। इस सेंटेंस में 2 से अधिक 5 लड़कों की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो मैंने एवरीवन लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो यहाँ पे सही होगा। रूल 12 क्या कहता है कि नीदर और नन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और प्लूरल नाउन के पहले न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो, तो नीदर और नन के प्रयोग से ही व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का पता चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में नीदर और नन का प्रयोग हो और उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो और उस प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आए वो प्लूरल आए, लेकिन उस प्लूरल नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ना हो, तो नीदर और नन के प्रयोग से ही हम उस सेंटेंस में कितने व्यक्तियों या वस्तुओं की बात हो रही है उसकी संख्या का पता करते हैं। हम जानते हैं कि नीदर हमेशा 2 के लिए यूज़ होता है, 2 व्यक्ति हों या वस्तु, वहाँ पे हम नीदर लगाते हैं। जब 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु की बात हो तो वहाँ पे नन लगाएंगे। तो हमें कॉमन सेंस होना चाहिए अगर उस सेंटेंस में प्लूरल नाउन के पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग ना हो। फॉर एग्जांपल, नीदर ऑफ द पेन्स राइट्स वेल।
इस सेंटेंस में दो कलम की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे नीदर का प्रयोग हुआ है, तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि दो कलमों में से कोई भी अच्छी नहीं है। इस तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, नन ऑफ द पेन्स राइट्स वेल। इस सेंटेंस में दो से अधिक व्यक्तियों की पेन की बात हो रही है। इस सेंटेंस में पेन की बात हो रही है, तो इस सेंटेंस में दो से अधिक पेन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे नन का प्रयोग किया। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इस सेंटेंस का अर्थ ये हो गया कि दो से अधिक कलमों में से कोई भी अच्छे से नहीं चलती। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। If you like the video, give a thumbs up and share the video, and don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon for more videos like this.